नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। बीएसटी के इस प्लेलिस्ट में आज हम समझेंगे प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में और एक छोटी सी जानकारी मैं और देना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो मैं प्रबंध ले रहा हूँ, ये क्लास जो चल रही है प्रबंध की, तो ये सिर्फ 12th के बेस पे नहीं है। इसमें आगे की क्लासेस जैसे ग्रेजुएशंस में भी प्रबंध की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर इसके अलावा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे सीए का फाउंडेशन, उसमें भी मैनेजमेंट है। तो जिनकी हिंदी में मैनेजमेंट है, मैं उनके लिए ये क्लास दे रहा हूँ। तो आप इसे केयरफुली देखें और समझें और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें अच्छे से। और अब तक आप इस चैनल पे अगर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पे उन स्टूडेंट्स को जिनके पास ये लेसन्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप उन तक पहुंचा सकते हैं। आज के टॉपिक में हम समझेंगे प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। मैंने इसमें चैप्टर का नाम नहीं दिया हुआ है, चैप्टर इसलिए नहीं क्योंकि अलग अलग, जैसे अगर 12th की बात करें तो 12th में ये चैप्टर नंबर 2 है, जबकि ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो वहाँ चैप्टर कुछ और बदल जाता है। तो टॉपिक हम देखेंगे आज प्रबंध के सिद्धांत। पहले समझते हैं कि सिद्धांत होता क्या है, फिर समझेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। तो सिद्धांत का मतलब होता है कि जब कभी भी अवलोकन कुछ किया जाए, कोई भी अवलोकन, कोई भी ऑब्जर्वेशन हुई हो, या उस ऑब्जर्वेशन का, उस अवलोकन का कोई विश्लेषण अगर किया गया हो, तो वास्तविक रूप से वो कार्य व्यवहार में कैसे उसको ले सकते हैं, इन नियमों का प्रतिपादन सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। सिद्धांतों को देखा जाए तो ये आधारभूत सत्य कथन हम इसे कह सकते हैं, जो कि किसी भी टॉपिक के निर्णयन में, उसके बारे में निर्णय लेने में, उसकी कार्यक्षमता को वृद्धि करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। तो प्रबंध का सिद्धांत भी एक आधारभूत सत्य कथन होगा जो कि प्रबंधकीय निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करेगा। ये जो नॉर्मल व्यवहार होते हैं लोगों के, तो उसी से संबंधित होते हैं, लेकिन क्या है कि इनके सिद्धांत बना दिए जाते हैं, कुछ नियमों का प्रतिबंधन लगा दिया जाता है, कुछ इसमें कार्य करने की अलग से तकनीक बता दी जाती है। एक है नॉर्मल वे पे काम करना, रेगुलर वे पे काम करना, और एक होता है सिद्धांतों के आधार पे काम करना। तो दोनों में अंतर हो जाता है। अगर विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सुबह उठने का जो प्रबंध है, पहले लोग काफी जल्दी उठ जाया करते थे, आज लोग लेट से उठा करते हैं। तो दोनों उठने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक सिद्धांत के हिसाब से चल रहा है जो सुबह जल्दी उठ जा रहा है, और एक बिना सिद्धांत के चल रहे हैं जो कि लेट से उठ रहे हैं, और उनकी जो दिनचर्या है वो थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो जा रही है। तो प्रबंध के सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो प्रबंध कुछ वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होगा जो कि कार्य के मार्गदर्शन में काफी सहायक और उसके निर्णय में काफी सहयोग दिया करता है। अब हम समझेंगे कि प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति क्या होती है। तो पहली बात है कि ये सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है क्या कि ये अगर कोई एक संगठन है, पिछली बार मैंने संगठन की बात की थी, आगे भी हम संगठन को पढ़ने वाले हैं। तो संगठन की अगर बात की जाए तो वो सिद्धांत सबके लिए एक होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। और जो सिद्धांत, जो थ्योरी आप लेकर चलें, वो और भी जगहों पे आपको मिले। तो इस चीज को हम कहते हैं सर्वप्रयुक्त होना या फिर सार्वभौमिक हो जाना। फिर अगली बात है कि ये सामान्य मार्गदर्शन होते हैं। केवल सामान्य मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है? कुछ मार्गदर्शन होते हैं जो कि जटिल होते हैं और उनमें गति तो होती है, गत्यात्मक होते हैं, लेकिन जटिलता काफी अधिक होने के चलते लोग उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत जो होंगे वो जटिल मार्गदर्शन को लेके नहीं चलते हैं, ये सामान्य मार्गदर्शन को लेके चलते हैं। आपको डायरेक्शंस दिए जाते हैं, लेकिन वो काफी नॉर्मल होते हैं, जेन्युइन होते हैं, जनरल से होते हैं। सिंपल टर्म में अगर देखा जाए तो ऐसे मार्गदर्शन जो कि वास्तविक व्यावसायिक जटिलता को दूर करने के लिए उपयोग आते हैं, उसे हम सामान्य मार्गदर्शन कह सकते हैं। अगली बात है व्यवहार एवं शोध। अगली बात जो है उसे हम कहते हैं व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। तो व्यवहार का मतलब क्या होता है? व्यवहार उन चीजों को कहते हैं जो कि बिजनेस में डे टू डे वर्क में आया करते हैं। व्यवहार हम उन चीज़ों को कहते हैं जो कि डे टू डे वर्क में आते हैं और बिजनेस में उन्हें अनुभव के रूप में फिर ले लिया जाता है। उन्हीं अनुभव के आधार पर तथ्यों को देखा करते हैं और जो जटिलता जो होती है बिजनेस की, वो खत्म हो जाती है। तो प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं, ये बिजनेस के जो नॉर्मल ट्रेड फंक्शंस जो होते हैं उसके ऊपर आधारित होते हैं। लोग इस पर रिसर्च करते हैं, जो उनके डे टू डे की एक्सपीरियंसेस जो होती हैं
उसी के आधार पर एक सिद्धांत बन जाया करता है। अगली बात है लोचशीलता। लोचशीलता का मतलब है क्या कि प्रबंध के सिद्धांत अगर लगाए जा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि एकदम करना ही जरूरी है, उसमें कुछ कुछ सहूलियत भी दी जाती है। मतलब आप अपने हिसाब से या परिस्थितियों के हिसाब से इसे संशोधित कर सकते हैं और कठोर और दृढ़ ये नहीं होते हैं। अगली बात हम अगर देखें तो मुख्यतः ये व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जो कि प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल का मतलब आप उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, आप उन्हें लगा सकते हैं अपने बिजनेस में, आप उन पे उनका पालन कर सकते हैं। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं कि प्रबंध जो है वो मुख्य रूप से व्यवहारिक होती है। इसमें जटिलता की बात नहीं होती है। जैसे कहने का मतलब है क्या कि केवल थियोरेटिकल बातें इसमें नहीं होंगी। एक होता है थियोरेटिकल बातें, कहना आसान है करना मुश्किल है वाली बात, लेकिन ये करना आसान होता है और कहने की इसमें कोई बात ही नहीं होती है। तो प्रबंध के अगर सिद्धांत सही ढंग से अगर देखे जाएं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध नीतियां अगर बना रहा है, उद्देश्यों को निर्धारित कर रहा है, तो मध्य स्तर का काम है उसको एडॉप्शन में लेके आना, उसको लागू करना। तो ये प्रैक्टिकल सी बात है कि उच्च स्तर की नीति जब बनेगी, उच्च स्तरीय नीति जब बनेगी तो उसे नीचे वाले लोग जो है एडॉप्शन में लेकर के जरूर आएंगे। तो इसी को हम प्रैक्टिकल कहते हैं। मतलब कि जो प्रैक्टिस में आनी शुरू हो जाए वो प्रैक्टिकल है, वो व्यवहारिक है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि कारण और परिणाम के बीच का संबंध होना। वस्तुतः अगर देखा जाए तो प्रबंध में कारणों को देखना और कारणों के हिसाब से नए उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करना या उसको बनाना, ये काम प्रबंध का बहुत ही ज़्यादा हुआ करता है। अगर ये देखा करता है कि नहीं कंपनी डाउनफॉल जा रही है, कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है लेकिन मुनाफा ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, मार्केट में लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू वो इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करेगा। जब उसके कारण सामने आ जाएंगे, मान लिया जाए कि सीजनल वेरिएंसेस के चलते, यानी जो मौसमी परिवर्तन जो होते हैं उसके चलते उसके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, या मार्केट में उससे बढ़िया कोई दूसरा प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट के रूप में आ गया है, तो जब ये कारण का पता लगा लेते हैं तो फिर उसके लिए क्या सॉल्यूशन लिए जाएं, ये हम कम से कम अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन के लिए हम कम से कम सोच सकते हैं उस सब। अगला टॉपिक है हमारा कि प्रबंध के सिद्धांतों का असल में महत्व क्या होता होगा। महत्व का मतलब है इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हमें क्यों प्रबंध को अपनाना होगा और प्रबंध के सिद्धांतों को, यानी इनके थ्योरीज को, थ्योरम्स को, या इसके जो नियम बनाए गए हैं उनको क्यों लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहली बात यह है क्या कि प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है इससे। प्रबंध के सिद्धांतों को अगर हम फॉलो करेंगे, अगर हमारे पास नियम हैं और हमने उस नियम को लगाया है, तो उससे क्या होता है कि रियलिटी क्या है वो हमें समझ में आ जाती है। मैं बता रहा हूँ बार बार कि प्रबंध के सिद्धांत कुछ नियमों का प्रतिपादन करते हैं, उन नियमों के आधार पर प्रबंध को चलना पड़ता है। तो नियमों को अपनाने की क्या आवश्यकता है, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि उसका महत्व क्यों है, हमें क्यों नियमों में बंधे होने चाहिए, प्रबंध को नियमों में बंधा हुआ क्यों होना चाहिए। तो प्रबंध अगर नियमों में बंधा हुआ रहेगा, प्रबंध अगर सिद्धांतों के ऊपर चलने वाला होगा, तो प्रबंधक की निर्णय लेने में उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। सबसे पहली बात है कि प्रबंधक की अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि प्रबंधक को ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे बिजनेस में कुछ काम हो रहा है और डाउनफॉल जा रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल अभी कुछ देर पहले दिया कि अगर प्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया हो रहा है फिर भी मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहे हैं, तो पहले उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ को देखना, इन चीज़ का आकलन करना ही अंतर्दृष्टि कहलाता है। तो प्रबंध के सिद्धांतों को अगर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से फॉलो करेगा तो उसे समस्याओं को समझने में भी सहायता मिलेगी, उसकी अंतर्दृष्टि भी बढ़ेगी और उसकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात है कि संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग का समय मिल जाता है। अगर प्रबंध सिद्धांत को लिया जाए, काफ़ी अच्छे से अगर लगाया जाए, तो जो भी मानवीय या फिर भौतिक संसाधन प्रदान किए गए हैं किसी भी इंडस्ट्री में, संगठन में, तो उनका अनुकूलतम प्रयोग कर पाना ये संभव हो पाता है प्रबंध के सिद्धांतों के हिसाब से। और निर्णय, अगली बात है कि वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय का मतलब क्या होता है? निर्णय कई तरह के होते हैं और वैज्ञानिक निर्णय एक संतुलित, वास्तविक और समुचित निर्णय होता है। संतुलित का मतलब है क्या कि जो परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेना, ये है संतुलित। उन परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेना, ये होता है समुचित। और वास्तविकता तो यही है कि अगर वर्तमान परिदृश्य को न देख करके कोई भी उटपटांग फैसला अगर लिया जाए, जैसे अगर अभी क्या है, अभी भारत में
जब ये वीडियो बन रहा है तो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में कोरोना के चलते लॉकडाउन की स्थिति आई हुई है। तो इसमें जो हमारे शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, वो उन्होंने पूरे भारत में लॉकडाउन घोषित करा दिया है। पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, हर तरफ कर्फ्यू का माहौल है। तो वास्तविकता ये है कि अगर अभी घरों में रहेंगे लोग तो सुरक्षित रहेंगे, ये सोच करके इस वास्तविकता के ऊपर एक समुचित निर्णय लिया गया है। अब उससे क्या होगा कि उससे कोरोना के ऊपर संतुलन बनाने की पूरी संभावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर ये निर्णय गलत हो जाए कि नहीं, इससे अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, हम 1.5 महीने से अपने घरों में बैठे हुए रहेंगे तो अर्थव्यवस्था डल हो जाएगा, लोगों के खाने की सामग्रियां कम होती चली जाएंगी, कोरोना मारे न मारे भूखमरी से मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जल्दबाजी में निर्णय ले लिया कि नहीं लॉकडाउन को खत्म करते, सारे लोग अपने बिजनेस पे जाएं, अपने व्यवसाय को देखें, अपने व्यापार पे जाएं, तो ऐसी स्थिति में वो निर्णय बेकार सा हो जाएगा और इससे कई लोगों की जानें चली जाएंगी। तो ये निर्णय वैज्ञानिक निर्णय नहीं, अवैज्ञानिक निर्णय कहलाएगा। तो वैज्ञानिक निर्णय वो है जो कि वास्तविकता को देखते हुए संतुलित और समुचित निर्णय लिया जाए। अगली बात है कि परिवर्तनशील वातावरण की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। प्रबंध के सिद्धांत इसलिए भी लगाए जाते हैं, प्रबंध के नियम इसलिए भी लगाए जाते हैं ताकि जो वातावरण है, वातावरण कभी भी एक समान नहीं रहता है और उन्हीं वातावरण को देखते हुए एक व्यावसायिक संगठन को अपने निर्णयों में बदलाव भी करने पड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत या फिर प्रबंध के जो नियम होते हैं वो लोचशील होते हैं, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है, तकनीकी परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है, आर्थिक परिवर्तन है या भौगोलिक परिवर्तन है, जो भी परिवर्तन हो रहे हो वातावरण में, उस परिवर्तन को देखते हुए प्रबंध के सिद्धांत में हेरफेर करना या संशोधन करना, ये प्रबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, प्रबंध के सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इससे काफी अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकती है। अगली बात है सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं बिजनेस के? अगर कोई व्यावसायिक संगठन है, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के केवल आंतरिक उत्तरदायित्व नहीं होते हैं कि वो अपने कर्मचारियों को सिर्फ संतुष्ट करे या फिर अपना प्रॉफिट देखे, अपना मुनाफा देखे, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब है क्या कि समाज के वेलफेयर के लिए भी, समाज के कल्याण के लिए भी उसे सोचना पड़ेगा। अगर किसी ने कोई इंडस्ट्री लगाई हो और उस इंडस्ट्री का कचरा जो है वो नदी के माध्यम से बहा करके कहीं और ले आता है, तो हम जानते हैं कि जब ये नदी में जाएगा तो नदी का जल तो प्रदूषित होगा, साथ में मृदा का भी प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में समाज में रहने वाले लोगों के ऊपर, समाज में जितने भी तरह के पशु पक्षी भी हैं, उनके ऊपर भी संकट आ सकता है। तो व्यावसायिक संगठन इस भी कार्य को देख करके चलेगा कि उसके कारण कहीं पे भी कोई सामाजिक स्तर पर कोई कमी तो नहीं आ रही है। हाँ, सामाजिक उत्तरदायित्वों में उसके ये भी होते हैं कि अगर कोई फैक्ट्री कहीं पे लगती है तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, प्रदूषण के स्तर को मेंटेन करके रखना, अपने कर्मचारियों को पारिश्रमिक सही ढंग से देना, समानता की व्यवस्था करना, समानता का व्यवहार करना, तो ये सब भी उत्तरदायित्व सामाजिक हैं, उन्हें पूरा करना पड़ेगा और प्रबंध के सिद्धांत इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। फिर है कि प्रबंधकीय प्रशिक्षण, शिक्षा एवं शोध। अगर प्रबंध के नियमों को साथ में लेकर चला जाए तो प्रबंध अपने सारे कार्य को, चाहे उसके प्रशिक्षण का कार्य हो, चाहे शिक्षा का कार्य हो, चाहे शोध का कार्य हो, वो काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इससे अनुसंधान और विकास में सहायता प्रदान होती है। तो प्रबंध के सिद्धांतों को देखा जाए और प्रबंध के सिद्धांतों को पढ़ने के समय में हेनरी फेयल के 14 सिद्धांतों को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो ये गलत होगा। और एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि हेनरी फेयल के सिद्धांतों की चर्चा करें या उसकी व्याख्या करें। मैं बता रहा हूं कि केवल क्लास 12th के लिए ये हमारे लेसन्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। वैसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन में है और जिन्हें मैनेजमेंट या प्रबंध पढ़ना है हिंदी मीडियम में, तो वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। उनके क्वेश्चंस भी, जैसे हम ग्रेजुएशन की बात अगर ले तो ग्रेजुएशन में भी प्रबंध के सिद्धांतों में हेनरी फेयल के सिद्धांतों को पूछ दिया करता है। हेनरी फेयल की बात करें तो वो माइन इंजीनियरिंग करके और एक कोयला खान के कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। 1888 में वो मुख्य कार्यपालक के पद पर पहुंच गए और उस समय क्या थी स्थिति उनके कंपनी की
कि कंपनी इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट हो गया था, मतलब दिवालियापन की स्थिति आ गई थी, और उस समय वे ऐसे पद पे थे जिनकी भूमिका काफी अधिक थी इस दिवालियापन की स्थिति से उबरने में। तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार की और उन्होंने कई नियम प्रतिपादित किए। 14 नियम हैं हमारे पास, 14 सिद्धांत हैं प्रबंध के, और इस कारण से उन्हें जो है साधारण प्रबंध का जनक भी हम कह सकते हैं। तो उनके सिद्धांतों को हम बारी बारी से समझते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की बात करें और हेनरी फेल के प्रबंध के सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत उन्होंने दिया था कार्य विभाजन का। कार्य विभाजन से तात्पर्य ये होता है कि किसी भी कार्य को उसको अलग अलग अगर बांट दिया जाए, लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार उसमें हम अगर लगा दिया करते हैं, उनके अनुभवों के आधार पर अगर हम वहां पे काम पे लगाते हैं तो वो कार्य को काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और अगर बार बार एक ही काम को करने उन्हें दिया जाएगा तो उनमें स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टता आ जाती है। इससे क्या होगा कि इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और उसकी कुशलता भी बढ़ जाती है। दूसरी बात है अधिकार और उत्तरदायित्व। इनका दूसरा सिद्धांत है अधिकार उत्तरदायित्व। जब आपने कार्य को विभाजित कर दिया तो प्रयास ये करना है कि आप उसमें जितने भी संगठन में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, कर्मचारी जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारों को भी और उनके उत्तरदायित्व को भी उन्हें बता दें। और अधिकार उत्तरदायित्व सहसंबंधित होते हैं, इनका कोरिलेशन हुआ करता है। यानी कि आपको अगर अधिकार दिया गया है, निर्णय लेने की क्षमता आप में है, तो उसके प्रति जितने भी कर्तव्य हैं वो भी निभाना पड़ेगा। अगर संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हुए हैं तो संविधान के प्रति हमारा कर्तव्य भी है, उस अधिकार को निभाने के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी है। हम अगर कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे तो अधिकार केवल ले लेने भर से शक्ति आप में नहीं आ जाती है निर्णय लेने की। अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन का सामंजस्य होना चाहिए। मैंने लिखा यहाँ पर उत्तरदायित्व के बिना अधिकार नकारात्मक परिणाम ला सकता है तथा अधिकार के बिना उत्तरदायित्व से श्रमिक कार्य नहीं कर सकता। अगली बात है अनुशासन। अनुशासन की अगर हम बात करें तो लाइफ के हर एक फील्ड में अनुशासन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर किसी व्यावसायिक संगठन को हम देखें तो सामान्य नियमों का कितने ढंग से पालन किया जा रहा है, यही अनुशासन कहलाता है। इसमें सभी स्तरों के पर्यवेक्षक हों, उनको उचित और स्पष्ट नियम बताए जा चुके हैं और दंड की उचित व्यवस्था भी की गई है। तो अगर वो इन नियमों को काफी सही ढंग से लेके चलते हैं, चाहे दंड को देखकर ही क्यों ना चले, लेकिन वो सही ढंग से लेके चलते हैं, तो ये अनुशासन के अंतर्गत आता है। अगला है आदेश की एकता। आदेश की एकता से तात्पर्य यह है कि जो आपको उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त हुए हैं तो क्या निम्न अधिकारियों तक आदेश उसी ढंग से है जा रहा है, उनकी जवाबदेही उसी ढंग से जा रही है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया कि नहीं किया गया है, और अगर नहीं किया गया है तो उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे सही किया जाए, ये आदेश की एकता के अंतर्गत आते हैं। सामने डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक तरीका है कि अधिकारी सीधे अधीनस्थ को बोल दे, जो उच्चाधिकारी है उसके नीचे जो कार्यपालक है, कार्य जो कर रहा है, उसको सीधा बोल दे, यही आदेश की एकता। और अगर बगल के फिगर में दाहिने तरफ आप देख सकते हैं अधिकारी 1 भी अपने अधीनस्थ को कुछ बोला, उसी अधीनस्थ को अधिकारी 1, अधिकारी 2, अधिकारी 3, ये तीनों मिलकर के एक ही अधीनस्थ को बातें बता रहे हैं, उनको आदेश दे रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि अधिकारी 1 कुछ और आदेश दे सकता है, अधिकारी 2 कुछ और आदेश दे सकता है, अधिकारी 3 किसी और आदेश को दे सकता है। अब अधीनस्थ के साथ ये समस्या आती है कि वो किसके आदेश को सबसे पहले पालन करे। तो यहाँ पे स्थिति जो बनेगी वो आदेश की अनेकता की बनेगी। अगर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से आदेश देंगे, अधीनस्थ कंफ्यूज हो जाएगा और उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन अधिकारी सीधा अपने अधीनस्थ को ही केवल बोले, सीधे रूप से बात जब हो जाए, अलग अलग अधिकारी की आवश्यकता ही न पड़े, तो हम इसे आदेश की एकता कहते हैं। अगला है निर्देश की एकता। तो निर्देश की एकता का संबंध निर्देशन से होता है। आदेश का मतलब है कि आपने उसे एक ऑर्डर दे दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, वो करना है। और निर्देश में क्या होता है कि वो गतिविधियों पर ध्यान रखना पड़ता है, समूह क्या कर रही है। आपने काम करने के लिए काम करने का तरीका उसे बता दिया और अब उसकी एकता इस बात पर निर्भर करती है कि जिस निर्देश को आपने बताया, जिस तरीके को आपने बताया, वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जहां तक देखा जाए तो आदेश की एकता निर्देश की एकता में बहुत अधिक समानता होती है। समानता होने के बाद भी इनमें अंतर है। तो आइए हम समझते हैं कि कौन कौन से अंतर हैं जो इनको अलग करते हैं। अर्थ को देखा जाए तो आदेश की एकता का अर्थ है कि किसी भी अधीनस्थ को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए
और उसका उत्तरदायित्व केवल एक अधिकारी के प्रति होना चाहिए, जबकि निर्देश की एकता में होता है क्या कि उद्देश्य वाली क्रियाओं के लिए एक अध्यक्ष एवं एक आदेश अधिकारी होना चाहिए। फिर जहां तक लक्ष्य की बात करें तो दोहरी अधीनस्थता को रोकना होता है इसमें आदेश की एकता में, और निर्देश की एकता में क्रियाओं के अनदेखा होने को रोकना। प्रभाव की बात करें तो कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है और निर्देश की एकता में यह संगठन को पूरा प्रभावित करता है। तो संगठन की बात अगर करें तो व्यापक स्तर पर निर्देश की एकता जाता है। आदेश की एकता की बात करें तो ये इंडिविजुअल स्तर पे, व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत स्तर पे होता है। अब अगला जो सिद्धांत है हेनरी फेल का, वो है सामूहिक हित से व्यक्तिगत हित का महत्व होना। सामूहिक हित का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है क्या कि संगठन में अगर एक समूह बना करके, एक संगठन बना करके कार्य हो रहा है तो वहां पे सामूहिक हित की बात की जाएगी। लेकिन अगर निजी हितों को ध्यान में रखा जाए, निजी हितों को ध्यान में रखा जाए, निजी हित को अगर ऊपर रखा जाए तो सामूहिक हित अपने आप आ जाएगा। इसलिए व्यवसायिक संगठन के हित को व्यक्तियों के निजी हित से ऊपर माना जाता है। फिर है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहने का मतलब है क्या कि वो जो परिश्रम करेंगे कर्मचारी आपके यहाँ, तो उनको उचित प्रकार से वेतन का दिया जाना, ताकि उनके रहन सहन का स्तर सही हो सके। ये हेनरी फेल के प्रबंध के सिद्धांतों में एक है। अगला टॉपिक है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण के अंतर्गत क्या है कि सभी जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए जाएंगे। यहाँ पे योजनाएं, यहाँ पे शक्तियां केंद्रित होती हैं उच्च अधिकारियों की तरफ। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है क्या कि निम्न अधिकारियों को भी अवसर प्राप्त होते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सके। अब क्या है कि केंद्रीकरण हो या विकेंद्रीकरण हो, इसके बीच में संतुलन बना होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संगठन पूर्णतया केंद्रीकृत या फिर विकेंद्रीकृत नहीं हो सकता है। अगली बात अगर हम देखें तो सोपान श्रृंखला का सिद्धांत एक होता है, जिसमें कि एक अधिकार की रेखा बताई गई है। आप सामने फिगर में देख सकते हैं ABCD एक रॉ में आ रहे हैं और EFG एक रॉ में आ रहे हैं और नीचे समतल पट्टी दी गई है। इसका मतलब ये है कि उच्च स्तर से अगर कोई भी आदेश या निर्देश दिए गए हैं तो पहले वो मध्य स्तर तक पहुंचेगा और मध्य स्तर तक पहुंचने के बाद वो निम्न स्तर तक पहुंचता है। इस चीज को हम सोपान श्रृंखला कहते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे तक आवश्यकता पड़ती है, वहां तक पहुंचता जाता है। और समतल पट्टी जो है ये कर्मचारियों को शो कर रहा है, कर्मचारियों को दिखा रहा है कि सीधा संपर्क आप कर्मचारियों से बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रबंध के स्तर का पूरा ख्याल रखना होता है। अगला जो सिद्धांत है वो है उचित व्यवस्था। उचित व्यवस्था का मतलब सही व्यक्ति को सही कार्य पे लगाया जाना और वस्तुओं को सही ढंग से रखा जाना। फिर समता की बात होती है, तो समता का सिद्धांत जो होता है ये लोगों के बीच में न्याय को स्थिर करता है। जिस प्रकार से संविधान ने समानता का अधिकार हमें प्राप्त करवाया है, इसके चलते न्याय, उदारता, मैत्रीपूर्ण और समानता का व्यवहार दिखता है हर जगह। तो इसमें भी प्रयास ये होना चाहिए प्रबंध का कि वो समानता का दे अधिकार, समानता का भाव लेकर के आए। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे लोगों में भेद न करे। अगली बात है पहल। पहल का मतलब क्या होता है? पहल का मतलब है क्या कि कोई भी अगर आपको कार्य करने की आज्ञा दी जाए तो आज्ञा लेने से पूर्व कर्मचारियों को चाहिए कि सभी स्तरों पर संबंधित कार्य के बारे में पहल करे। वो पहल करें का मतलब है क्या कि अगर उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रहा हो तो वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में। जब तक वो उसके लिए प्रेरित ना हो जाए और संतुष्टि को स्तर उनका ना पहुंच जाए, वो संतुष्ट ना हो जाए बातों से, तब तक वो पूछताछ करते रहेंगे। 14वां जो सिद्धांत है वो है सहयोग की भावना का सिद्धांत। सहयोग की भावना ये समन्वय को दिखाता है। अगर लोगों के बीच में तालमेल हो, लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित की गई हो, या फिर उनके बीच में समझदारी हो, तो सामूहिक कार्य को करने के लिए या सामूहिक प्रयास को दिखाने के लिए कर्मचारियों में सुदृढ़ता आ जाती है, उनमें उचित संदेश वाहन और समन्वय अच्छे से आ जाता है। आई होप आपको प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ और हेनरी फेल के सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे, और भी हम आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।